गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिजिक्स। हम कल की वीडियो में डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटेशन पर। इस ग्रेविटेशन के लिए हमने कहा था ऑल ऑब्जेक्ट्स इन नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट। हमारे पास जितने भी इस ऑब्जेक्ट इस नेचर में हमारे पास है अवेलेबल हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मींस उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा होता है जिसे कहते हैं अपन ग्रेविटेशन फोर्स। उस ग्रेविटेशन फोर्स को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन्स। उन्होंने इस ग्रेविटेशन फोर्स के लिए अपना एक लॉ रिप्रेजेंट किया जिसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमने ग्रेविटेशन फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कि ग्रेविटेशन फोर्स F से रिप्रेजेंट किया था, G यूनिवर्सल कांस्टेंट था, m1 m2 ऑब्जेक्ट के मासेस थे, R अपने पास डिस्टेंस था। उन्होंने ऐसा कुछ डायग्राम यहाँ इमेज किया था। ऑब्जेक्ट इसका सेंटर, इसका मास m1 एंड ये अपना सेकंड ऑब्जेक्ट, इसका मास इमेज कर लिया m2 एंड सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस थी वो इमेज की स्मॉल r। इन दिस कंडीशन जो हमारा फॉर्मूला ग्रेविटेशन फोर्स का था वो था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने जाने थे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जाना था कि हमारे पास ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, इसकी नेचर होती है, ग्रेविटेशन फोर्स की नेचर होती है ऑलवेज अट्रैक्टिव। मीन्स ये ऑब्जेक्ट्स जो होंगे जो यूनिवर्स में, ये ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्टिव नेचर होती है इनकी। अट्रैक्टिव नेचर होती है तो इस फॉर्मूले में कहाँ शो हो रहा है ये अट्रैक्टिव नेचर के हैं। तो अट्रैक्टिव नेचर को शो करने के लिए यहां यूज लिया जाता है माइनस के साइन का। माइनस के साइन का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव साइन। मीन्स हो गया अपने पास, ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव साइंस इस ग्रेविटेशन फोर्स की नेचर को। और नेचर इसकी कैसी है? अट्रैक्टिव है, यानी कि ये ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं। और सेकंड पॉइंट में हमने जाना था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि ये जो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स सेंटर फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। इसीलिए जो ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटर टू सेंटर। सेंटर फोर्स है तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्टिव फोर्स, वो कैसे लग रहा होगा हमने कल भी समझाया था। आज फिर देख लेते हैं थोड़ा सा कि फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को, और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा। यानी सेकंड वाला जाना चाहता है फर्स्ट वाले के पास और फर्स्ट वाला जाना चाहता है सेकंड वाले के पास। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स की नेचर होती है ऑलवेज अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास इस फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन है फोर्स की। फोर्स हमारे पास जब डायरेक्शन आ रही है तो डायरेक्शन आ रही है तो मींस ये फोर्स हमारे पास वेक्टर अमाउंट है। और वेक्टर अमाउंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ऊपर एरो का साइन लगा के। इस एरो का साइन का मतलब है हमारे पास ये वेक्टर अमाउंट है, जो भी हमारे पास क्वांटिटी नीचे रख दी जाती है और इसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है, वो वेक्टर अमाउंट है। इस एरो का मतलब ये नहीं होता कि इसकी डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन के लिए तो ये एरो का साइन अलग से हमने लगा हुआ है कि ये डायरेक्शन है इस एफ की। अब ये कौन से फोर्स की डायरेक्शन है? देखिए, फोर्स ऑन वन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड, force on first object due to second.
कि सेकंड वाला इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इधर जा रहा है। ये डायरेक्शन किसकी है? फोर्स ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। F21 वेक्टर, F21 वेक्टर की डायरेक्शन है ये, फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये हो गई है फोर्स की। तो हमारे पास वेक्टर अमाउंट है फोर्स, तो वेक्टर अमाउंट है तो इसको हमारे पास वेक्टर अमाउंट है तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो F वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, हमें वेक्टर फॉर्म में देना है तो F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी, कॉन्स्टेंट है, स्केलर अमाउंट होता है, m1 m2 स्केलर अमाउंट है, r डिस्टेंस स्केलर है, r स्क्वायर। तो डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन देखते हैं कि फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड और फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जब ये अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये किस वे पर चल रहे हैं? आर वाले वे पर चल रहे हैं, डिस्टेंस वाले वे पर चल रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? आर कैप। आर की डायरेक्शन में ही ये अट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहले इधर जाएगा फिर इसके पास पहुंचेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल सीधा का सीधा सेंटर टू सेंटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। सेकंड वाले को फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये पहले इधर जाएगा फिर इसके पास पहुंचेगा, बिल्कुल भी नहीं। सेंटर टू सेंटर ही जाने वाले, यानी आर के वे पर ही मोशन करते हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। ये होती है ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन आर कैप। आर कैप में आर और कैप मीन्स ये कैप दिखाता है अपने डायरेक्शन के साइन को, तो हमें इसकी डायरेक्शन पता लगे आर कैप। तो वेक्टर फॉर्म में हो गया F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब हम जान गए कि दो ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास दिए हुए हों तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स अप्लाई होने वाला है F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं यहां जानना चाहता हूं ग्रेविटेशन फील्ड को। ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड। अब ग्रेविटेशन कहाँ है? ग्रेविटेशन ऑब्जेक्ट के मासेज में है, तो ग्रेविटेशन फील्ड कौन रेडी करेगा? ऑब्जेक्ट का मास ही रेडी करेगा। तो मैं यहां पर इमेज करता हूं, यहां कोई पॉइंट मास, और मैंने बताया था पॉइंट मास इसके लिए वैलिड है, तो यहां इमेज किया पॉइंट मास है कैपिटल M। जब पॉइंट मास है, पॉइंट मास वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के सराउंड में एक फील्ड रेडी होने वाला है, इसके सराउंड एक फील्ड रेडी हो जाएगा ऐसे। अब हमें दिखाई थोड़ा ना देगा, ये तो इमेजिनरी है, दिखाई नहीं देगा। पता कैसे लगा ये कहां तक फैला हुआ है, कहां तक इसकी रेंज है? तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास टेस्ट मास, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, इस टेस्ट मास वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम इस फील्ड की लिमिट में लेके आते हैं, तो जैसे हम इमेज करते हैं पॉइंट मास स्मॉल m, जिसे हमने कहा था टेस्ट मास, इसको मैं इसकी लिमिट में ले आया, ये लिमिट जो इमेज कर रखी है इसमें ले आया। तो जैसे इस लिमिट में मैं एंटर होऊंगा, ये लिमिट किसने बना रखी है? इस पॉइंट मास ने बना रखी है, कैपिटल M वाले ने बना रखी है, कैपिटल M मास है इसके पास। तो इसकी इस रेंज में आते ही ये अट्रैक्ट होने लगेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में होना क्या है? इस कंडीशन में हमें पता क्या लगा? इस कंडीशन में हमें पता लगा कि हमारे पास जब टेस्ट मास को
एक लिमिट तक लेके आए, तो उस लिमिट में लाते ही हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स फील होने लगा। अगर ये पॉइंट मास स्मॉल m को मैं यहां ले आता तो कोई भी अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये स्मॉल m जो टेस्ट मास है ये इसके फील्ड में आया ही नहीं, इसके ग्रेविटेशन फील्ड में ही नहीं, और ग्रेविटेशन फील्ड में तब तक नहीं आएगा जब तक इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास, हमने यहाँ पर पता लगा लिया कि हमारे पास इसका ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ तक है, उसके लिए हम टेस्ट मास को लेके आए। टेस्ट मास को जैसे लेके आ रहे हैं तो लाते लाते जैसे ही इसकी लिमिट में एंटर होंगे, इसका जो फील्ड इमेजिनरी फील्ड हमारे पास बना हुआ है इसमें एंटर होंगे, तो ऐसे ही हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर फील होने लगेगा। तो ग्रेविटेशन फील्ड के लिए क्या कह सकते हैं कि किसी पॉइंट मास के सराउंडिंग में बना हुआ एक ऐसा फील्ड जिसमें किसी टेस्ट मास को जब लाया जाता है तो टेस्ट मास को लाने पर उसे अट्रैक्शन फोर्स फील होने लगता है, तो हमारे पास इस फील्ड को नाम दिया जाता है ग्रेविटेशन फील्ड। अब इस ग्रेविटेशन फील्ड को हम जान गए, तो हमें जानना है अब कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन देने से पहले यहाँ फॉर्मूला में लिख दूं कि Eg इज इक्वल टू F अपॉन m। Eg मीन्स इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। Eg से इसको रिप्रेजेंट करते हैं E, बेस में स्मॉल g, इक्वल टू F हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन फोर्स मींस अट्रैक्टिव फोर्स को ये रिप्रेजेंट करने वाला है, तो ये हो गया F फोर्स अपॉन m स्मॉल m। देखिए ग्रेविटेशन फील्ड के लिए स्मॉल m को हमने यहाँ पर इमेज किया, ये टेस्ट मास है, तो हमारे पास ये टेस्ट मास है। तो फॉर्मूला हुआ Eg इक्वल टू F अपॉन m मीन्स फोर्स अपॉन टेस्ट मास। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास कि जब किसी ग्रेविटेशन फील्ड में किसी टेस्ट मास को लाएं, तो टेस्ट मास को लाते ही फील होने वाला अट्रैक्शन फोर्स और टेस्ट मास जो है उसका जो रेशियो रेडी होगा वो रिप्रेजेंट करने वाला इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड को। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड के लिए हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट, ये जो Eg है मींस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड है, ये Eg वेक्टर अमाउंट है, मींस ये वेक्टर फॉर्म में होती है, अपने पास वेक्टर अमाउंट है। जब ये वेक्टर अमाउंट है तो इस वेक्टर अमाउंट की कंडीशन में हम बात करें कि इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए Eg वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का साइन लगाते हैं। अब एरो का साइन डायरेक्शन नहीं बताता, केवल ये बताता है ये वेक्टर फॉर्म में है। Eg वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन स्मॉल m। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड के लिए हमने यहां पर फॉर्मूला Eg इक्वल टू F अपॉन m यानी फोर्स अपॉन टेस्ट मास का जो रेशियो है वो हमारे पास Eg इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था। वेक्टर फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट किया Eg वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन m। इसकी अगर मुझे यूनिट चाहिए तो यूनिट फॉर्मूले से, फॉर्मूला है Eg इक्वल टू F अपॉन m फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में और मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो इसकी यूनिट रेंज हो जाएगी न्यूटन अपॉन किलोग्राम। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड को जब हम जान चुके हैं तो मुझे आज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू ए
ड्यू टू ए पॉइंट मास, ड्यू टू ए पॉइंट मास। पॉइंट मास से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड मुझे यहां बताना है। तो इमेज किया कि ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास कैपिटल M। जैसे ही पॉइंट मास है, पॉइंट मास के सराउंड बनेगा इसका ग्रेविटेशन फील्ड। इमेज करते हैं उस ग्रेविटेशन फील्ड में इस पॉइंट मास कैपिटल M से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर चाहिए मुझे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला था Eg वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन M, यही फॉर्मूला था। अब हमारे पास M तो होता था टेस्ट मास, तो हमारे पास यहाँ टेस्ट मास तो ही नहीं, तो अब पॉइंट पे तो हमारे पास पॉइंट पे तो ग्रेविटेशन फोर्स लगने से रहा। ग्रेविटेशन फोर्स तो डिपेंड करता है मास पे, अब यहाँ मास ही नहीं है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं होगा। तो इमेज करते हैं यहाँ पर कि यहाँ कोई टेस्ट मास है स्मॉल m, और जैसे ही हमारे पास स्मॉल m आया तो मासेस के बीच में अप्लाई होगा ग्रेविटेशन फोर्स। तो F की वैल्यू, और F के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। इस कंडीशन में हम कहें कि इन पॉइंट्स इस डायग्राम के अकॉर्डिंग m1 की जगह रिप्लेस हो गया कैपिटल M, m2 की जगह रिप्लेस हो गया स्मॉल m, डिस्टेंस तो वही हमारी स्मॉल r है। तो इस कंडीशन में f की वैल्यू अगर निकालें इस डायग्राम से तो Eg वेक्टर इज इक्वल टू f की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी m1 की जगह पर कैपिटल M हमें यहाँ रिप्लेस करना है, m2 की जगह रिप्लेस करना है स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस r ही है, और r कैप फोर्स की डायरेक्शन। F की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ बनाई अपॉन में स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो Eg वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास रेडी हो गया माइनस जी कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर r कैप। और ये जो फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड को रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू ए पॉइंट मास। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।